नमस्कार सभी बच्चों का एक बार फिर से फिजिक्स वीडियो लेक्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का वीडियो लेक्चर एटॉमिक फिजिक्स का लेक्चर नंबर 5 है। अब तक हमने इस चैप्टर में थॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ लिया, उसकी कमियां पढ़ ली, उसके बाद में अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग पढ़ लिया, उसके निष्कर्ष पढ़ लिए। आज का नया टॉपिक है बेटा हमारा निकटतम पहुंच की दूरी। अल्फा कणों की नाभिक से निकटतम पहुंच की दूरी, यह हमारा आज का टॉपिक रहेगा। पहले हम इसको पूरा इसका डिराइव करेंगे, इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे, उसके बाद में इस पे बेस्ड दो प्रश्न करेंगे। पहले थोड़ा सा मैं इसको समझा देता हूं। कण की नाभिक से निकटतम पहुंच की दूरी, निकटतम पहुंच की दूरी की गणना। अगर ये एग्जाम में आएगा तो इस पे बेस एक प्रश्न पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, इसका डेरिवेशन हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। उसके बाद इस पे बेस दो न्यूमेरिकल करेंगे। तो देखिए बेटा पहले एक बार समझ लेते हैं क्या चीज है ये कोई परमाणु है, इसमें ये नाभिक है। नाभिक पॉजिटिव आवेश रहता है नाभिक में, जानते ही आप। अब क्या करा कि यहां से अल्फा कण को जो उत्सर्जित हो रहा है उसको यहां से प्रक्षेपित किया गया, तो ये अल्फा कण इस दिशा में गति कर रहा है। तो हम जानते हैं कि अल्फा कण का जो स्पीड होती है 2.1 × 10⁷ मीटर पर सेकंड की कोटि का होता है। तो इतनी ज्यादा स्पीड है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, यहाँ पर गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा होगी, तो इसके पास जाता जाएगा। लेकिन इस पे चार्ज कौन सा है, इस पे चार्ज पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा बेटा, प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन ये तब तक गति करेगा जब तक कि इसकी गतिज ऊर्जा शून्य ना हो जाए। ठीक है, इस पॉइंट पर आकर इसकी गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी और यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी ये मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है बेटा, और इस दूरी को ही कहा जाता है निकटतम पहुंच की दूरी। यानी यहाँ पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का यहाँ पर उसकी स्टडी करनी पड़ेगी, इन दोनों का सम्मिलित रूप से। तो देखिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ थ्योरी लिखेंगे इसके बारे में। रेडियो एक्टिव पदार्थ से अल्फा कण उत्सर्जित होते हैं। हम जानते हैं इस बात को, रेडियो एक्टिव पदार्थ से अल्फा कण उत्सर्जित होते हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, जैसे पोलोनियम यहाँ पर यूज किया गया, थोरियम, प्लूटोनियम, इन सबको रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहा जाता है, यूरेनियम। रेडियो एक्टिव पदार्थ से अल्फा कण उत्सर्जित होते हैं तथा उनका वेग अत्यधिक कितना होता है बेटा, 2.1 × 10⁷ मीटर पर सेकंड की कोटि तथा उनका वेग अत्यधिक होता है। ठीक है, जब इन तीव्रगामी अल्फा कणों को किसी नाभिक, किसी पदार्थ, यहाँ पर पदार्थ क्या दिया गया था बेटा, गोल्ड, स्वर्ण पत्र। जब इन तीव्रगामी अल्फा कणों को किसी पदार्थ के नाभिक पर या किसी पदार्थ के नाभिक की ओर भेजा जाता है या प्रक्षेपित किया जाता है, तो नाभिक के सबसे अधिक समीप तक यह कण पहुंच जाते हैं। इसका डायग्राम देखिएगा यहाँ पर। ये कोई परमाणु
इसमें ये बीच में ये नाभिक, ठीक है बेटा। यहाँ से अल्फा कण, यहाँ से अल्फा कण रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, ये स्रोत है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा कण उत्सर्जित हुए, ये अल्फा पॉजिटिव होता है तो ये इसके पास पहुंच रहा है, तो ये जितना मैक्सिमम यहाँ पर पहुंच पाएगा, यानी ऐसा बिंदु जहां पर इसकी गतिज ऊर्जा शून्य हो जाए, उस बिंदु को नोट कर लिया। उस बिंदु की इसके सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस उसे कहा जाता है r0, ठीक है। ये इसकी त्रिज्या के बराबर भी होता है और इसे कहते हैं निकटतम पहुंच की दूरी, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो गया नाभिक, ठीक। इस डायग्राम को आपको बना लीजिएगा, इसको अब रफ करते हैं। आगे इसकी वैल्यू निकालते हैं, ये r0 निकलेगा कैसे। तो जैसे जैसे इसमें एक चीज और बतानी होगी आपको, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, 1/2mv²। तो देखिए बेटा यहाँ पर माना कि अल्फा कणों का प्रारंभ में वेग v अल्फा, ठीक है। मैं इस तरह से लिखूंगा, अल्फा कणों का प्रारंभ में वेग कितना है, v अल्फा है, तथा अल्फा कणों का द्रव्यमान m अल्फा है। तो अल्फा कणों की गतिज ऊर्जा, पूरा ये मैथमेटिकल है, मैंने बताया भी था आपको। अब ज्यादातर इसमें डेरिवेशन आएंगे, मैथमेटिकल है। तो अगर अल्फा कणों का प्रारंभ में वेग v अल्फा हो तथा अल्फा कणों का द्रव्यमान m अल्फा हो, तो अल्फा कणों की गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी E अल्फा से लिख दिया, ठीक है बेटा। काइनेटिक एनर्जी अल्फा कण की गतिज ऊर्जा बराबर 1/2m अल्फा v अल्फा का स्क्वायर। कुछ बुक में काइनेटिक एनर्जी को E के से भी लिखा जाता है, ठीक है, तो उससे कंफ्यूज मत होना। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2m अल्फा v अल्फा का होल स्क्वायर। m अल्फा जानते हो आप, हीलियम का परमाणु है तो प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है, इसको ध्यान रखिएगा। 2He4 इसे कहा जाता है अल्फा कण, और इसका जो द्रव्यमान होता है, अल्फा कण का द्रव्यमान होता है, वो होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना। 4 आ रहा है ना। और आवेश कितना होता है, Q अल्फा होता है प्रोटॉन पे आवेश का 2 गुना। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है बेटा। अल्फा बीटा गामा के बारे में पूरा बताएंगे भी आपको जब यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी। अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि अल्फा कण का द्रव्यमान 4 गुना होता है प्रोटॉन का, और आवेश होता है 2 गुना। ये भी काम भी आएगा। अब देखिए क्या होता है कि जैसे जैसे मैं आपको थ्योरी कंप्लीट करता जाऊंगा, वैसे वैसे आपको समझ में भी आता जाएगा। जैसे जैसे यह कण, कौन सा कण, अल्फा कण, जैसे जैसे यह कण नाभिक की ओर जाते हैं या जाता है, जैसे जैसे यह कण नाभिक की ओर जाते हैं, तो कण की गतिज ऊर्जा काय में चेंज हो जाती है। जैसे जैसे आपने 11th क्लास में सीखा होगा बेटा कि ऊपर से किसी पत्थर को नीचे फेंकते हैं, तो जिस समय ऊपर रहता है तो उस समय उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होती है, उसकी गतिज ऊर्जा 0 होती है। अब जैसे जैसे वो कण, और उसी समय हाइट पर उसके अंदर सारी एनर्जी काय में रहती है, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में रहती है, जिसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब पत्थर को नीचे गिराया गया तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है और स्थितिज ऊर्जा घटती जाती है। जैसे ही वो बॉटम में आ जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा मैक्सिमम होती है और स्थितिज ऊर्जा 0 हो जाती है। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो देखिए जैसे जैसे ये कण नाभिक की ओर जाते हैं तो कण की गतिज ऊर्जा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि कुल ऊर्जा तो नियत रहेगी, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में बदलती है। काहे बदलती जाती है बेटा, ये वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में, यानी गतिज ऊर्जा का कन्वर्जन हो जाता है स्थितिज ऊर्जा में, क्योंकि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है न ही नष्ट की जा सकती है, ऊर्जा का ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पर जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो काय में आ जाएगी, वो इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, बदलती जाती है। यहाँ पर लिखना होगा बदलती जाती है, ठीक है। आगे देखिए, चूंकि यह ऊर्जा
स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण। ये प्रतिकर्षण कैसे है, देखिए यहाँ पर स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण, क्योंकि नाभिक पर पॉजिटिव चार्ज है, समस्त धनावेश नाभिक पर केंद्रित होगा और अल्फा कण भी कैसा है बेटा, पॉजिटिव, तो प्रतिकर्षण लग रहा है। यानी यहाँ पर ऐसे मान लीजिए ये नाभिक है और ये अल्फा कण आ रहा है, लेकिन ऐसे प्रतिकर्षण लगा रहा है, इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसका वेग इतना ज्यादा है कि इसके पास आता जाएगा। जैसे ब्रेक लगाते हैं तो होता क्या बेटा, बल पीछे की ओर लगता है, घर्षण बल, लेकिन तो भी गाड़ी आगे की ओर जाती है, क्योंकि उसका वेग ज्यादा होता है, उसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा है। जब तक कि टोटल फोर्स वहां पर जीरो ना हो जाए तब तक वो आगे बढ़ती जाएगी। तो सेम उसी तरह से यह ऊर्जा स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल के कारण, इसको चाहे तो अंडरलाइन कर लेना, स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल के कारण होती है, स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल के कारण होती है। अतः यह बल अल्फा कण को वापस, यहां समझ में आ जाएगा, प्रतिकर्षण लग रहा है तो क्या होगा बेटा, ये जा इधर रहा है लेकिन ये प्रतिकर्षण बल लगा रहा है, तो ये वापस लौटाने के लिए मजबूर कर रहा है इसको। लेकिन ये कब लौटेगा, जब इसकी गतिज ऊर्जा है वो शून्य हो जाएगी। जैसे इसकी गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी ये वापस अपने पथ पर लौट आएगा। इसी बात को मैं लिख रहा हूं, यह ऊर्जा स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल के कारण होती है। अतः यह बल अल्फा कण को वापस लौटाने के लिए बाध्य कर देता है, बाध्य कर देता है। ठीक है, यहां तक का नोट करिए, इसके बाद की मैं और लिखूंगा, बाध्य कर देता है। इस प्रकार अल्फा कण 180 डिग्री कोण पर प्रकीर्णित हो जाते हैं। एक लाइन और लिखनी इसमें, इसको समझा भी देता हूं। यहाँ पर देखिए छोटा सा डायग्राम बना के, ये परमाणु, ये पॉजिटिव चार्ज, ये अल्फा कण यहाँ पर आ रहा है, तो इस समय इसकी गतिज ऊर्जा मैक्सिमम है। क्यों है इसकी मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पर इसका वेग बहुत ज्यादा है। अब जैसे जैसे ये इसके पास आता जाएगा तो वेग घटता जाएगा। क्यों घटता जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव इस पे प्रतिकर्षण बल लगाएगा, इधर की तरफ बल लगाएगा। क्यों प्रतिकर्षण बल लगाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है और अल्फा भी पॉजिटिव है, तो प्रतिकर्षण बल अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है लेकिन स्पीड इस डायरेक्शन में, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या होगा बेटा, वेग इसका घटता जाएगा। इस बिंदु पर पहुंच के इसका वेग शून्य हो जाएगा, तो गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी। यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है K(Q1 Q2 अपॉन R), तो यहाँ से ये दूरी मिनिमम है, तो दूरी मिनिमम, तो ये स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम होगी। यानी सारी की सारी गतिज ऊर्जा में आ गई, यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा में आ गई। ठीक है बेटा, तो ये क्या होगा, या अब यहाँ पर जो इसका वेग शून्य हो गया, ये इसको वापस 180 डिग्री कोण पर लौटाने के लिए मजबूर कर देगा। यानी अगर एक लाइन में पूरी बात समझाओ, निकटतम पहुंच की दूरी होती क्या है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा बिंदु जहां पर अल्फा कण का वेग शून्य हो गया, उस बिंदु की नाभिक के केंद्र या परमाणु के केंद्र से दूरी, उसे कहा जाता है निकटतम पहुंच की दूरी। ये लगभग इसकी त्रिज्या के बराबर होती है। ठीक है, आपको इसको ऐसे समझना है। तो देखिए बेटा, पहले एक लाइन लिख लेता हूं, कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पर इस प्रकार अल्फा कण 180 डिग्री कोण पर प्रकीर्णित हो जाते हैं, ठीक है। अब इस डेरिवेशन को कंप्लीट, यहाँ से डेरिवेशन थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब देखिए बेटा, डेरिवेशन का वर्किंग यहाँ पर होगा। यदि नाभिक का परमाणु क्रमांक कैपिटल जेड हो, परमाणु क्रमांक को जेड से लिखा जाता है। यदि नाभिक का परमाणु क्रमांक यानी जिसकी ओर प्रक्षेपित किया गया, यहाँ पर स्वर्ण दिया गया है, स्वर्ण का परमाणु क्रमांक 79 होता है, आपको पता है। ठीक है, यदि नाभिक का परमाणु क्रमांक कैपिटल जेड हो तो उस पर उपस्थित आवेश कितना होगा बेटा, आवेश, तो यहाँ लिख देंगे Q1 = Z × E। आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना फर्स्ट लेसन में, Q = N × E होता है, N यहाँ पर संख्या होती है,
तो नाभिक का परमाणु क्रमांक यहाँ पर कितना है, Z है। सोने की बात करूंगा तो 79, तो 79 जैसे 2He4, इसके हीलियम की बात करते हैं अल्फा कण की, तो परमाणु क्रमांक कितना 2, तो इस पर आवेश कितना हो जाएगा, Q = 2 × E हो जाएगा। तो यहाँ पर स्वर्ण का परमाणु क्रमांक 79, तो 79 E हो जाएगा। अगर सोने के बदले कोई और होता तो वहां पर बेटा Z आपको पता जो भी है वो Z ले लेंगे, Z × E कर देंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, यदि नाभिक का परमाणु क्रमांक कैपिटल Z हो तो उस पर उपस्थित आवेश आ गया Q = Ze। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जहां E = होता है आवेश का क्वांटा और E की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब देखिए, इसी प्रकार अल्फा कण द्विआयनित धनावेश है, द्विआयनित धनावेश है, अतः उस पर उपस्थित आवेश कितना होगा बेटा, Q2 = द्विआयनित है, परमाणु क्रमांक 2 है तो 2E, यानी Q1 पता लग गया, Q2 पता लग गया। यदि अल्फा कण के नाभिक की निकटतम पहुंच दूरी R0 हो, R0 से लिखा जाता है, निकटतम पहुंच की दूरी को R0 से लिखा जाता है। यदि अल्फा कण के नाभिक की निकटतम पहुंच की दूरी R0 हो तो इस स्थिति में अल्फा कण पर उपस्थित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होता है बेटा, फॉर्मूला ये चैप्टर नंबर 3 में आता है वैसे तो, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है, U = KQ1Q2/R, तो R की जगह R0 आ जाएगा। पहले इसको नोट कीजिए। यहाँ पर डायग्राम भी बना सकते हैं, एक छोटा सा डायग्राम बना लीजिएगा। ये परमाणु, इसके केंद्र पे नाभिक पॉजिटिव, ये अल्फा कण आया, बिना टकराए वापस लौट गया। इस डिस्टेंस को कहा जाएगा R0, पहले भी बताया बेटा आपको। ठीक है, आइए देखते हैं। तो U = कितना हो जाएगा, U का फॉर्मूला है KQ1Q2/R0, तो K की जगह K, Q1 की जगह Z × E, Q2 की जगह 2 × E अपॉन R0। सॉल्व कर लो इसको, तो U = हो गया 2kZ × E²/R0, समीकरण इक्वेशन नंबर 2। बेटे K के बारे में आपको पता ही है, जहां K = 1/4πε0 9 × 10⁻9 ये वैल्यू होती है, ये आपको ध्यान है। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब निकटतम पहुंच की दूरी पर होगा क्या, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। निकटतम पहुंच की दूरी पर, निकटतम पहुंच की दूरी पर, इस दूरी पर, निकटतम पहुंच की दूरी पर सारी की सारी गतिज ऊर्जा, जो यहाँ की गतिज ऊर्जा थी वो किसके बराबर हो जाएगी, इस पॉइंट की गतिज ऊर्जा और इस पॉइंट की, ये पॉइंट ए मान लीजिए और ये पॉइंट बी मान लीजिए, तो इस पॉइंट ए पर जितनी गतिज ऊर्जा है और इस पॉइंट बी पर जितनी स्थितिज ऊर्जा है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। निकटतम पहुंच की दूरी पर गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा, यानी काइनेटिक एनर्जी अल्फा = पोटेंशियल एनर्जी अल्फा के बराबर हो जाएगा। काइनेटिक समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 से काइनेटिक एनर्जी अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1/2 mα v² बराबर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है बेटा, ये 2kZ E²/R0। इसको सॉल्व कर लीजिए निकटतम पहुंच की दूरी के लिए, तो R0 ऊपर आ जाएगा = ये 2 का मल्टीप्लाई यहां हो जाएगा, तो 4kZ × E² mα v यहां आ गया, mα v²। तो ये निकटतम पहुंच की दूरी का फॉर्मूला बन गया। ये आपको ध्यान रखना है, अगर ये प्रश्न आता है
तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको केवल ये पता होना चाहिए निकटतम पहुंच की दूरी पर काइनेटिक एनर्जी अल्फा इज इक्वल टू होता है पोटेंशियल एनर्जी अल्फा। यहाँ पर जितनी स्थितिज ऊर्जा होगी वो उतनी ही होगी जितना ये प्रारंभ में यहाँ पर गतिज ऊर्जा थी। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है बेटा, इसको नोट कर लीजिए। अब मैं इस पे बेस प्रश्न कराऊंगा। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर चाहो तो एक बात और लिख सकते हो आप स्तर पर डालकर, रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में यहाँ Z इज इक्वल टू 79, क्योंकि अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में स्वर्ण पत्र का उपयोग किया गया और स्वर्ण के लिए Z की वैल्यू कितनी होती है 79। इस बात को ध्यान रखना। तो आइए बेटा इस पे बेस पहला प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये आपकी बुक का ही प्रश्न है। तो क्वेश्चन है कि 2.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट ऊर्जा के एक अल्फा कण को स्वर्ण नाभिक से टकराया जाता है, स्वर्ण नाभिक से टकराया जाता है। तो इसके निकटतम पहुंच की दूरी ज्ञात करें। तो बच्चों देखिए सॉल्यूशन। अब इस प्रश्न को करने से पहले आपको एक दो बातें ध्यान रखनी होगी। देखिए ये जो बातें मैं बता रहा हूँ आपको, ये आपके पूरे फिजिक्स में काम आने वाली है। देखिए एनर्जी जो होती है, यहाँ पर आपको इसकी दो इकाइयाँ ज्यादातर यूज में आएगी, ज्यादातर दो इकाई का आपको बहुत सामना करना पड़ेगा। एक तो होगा इलेक्ट्रोवोल्ट और एक होगा जूल, ठीक है। इलेक्ट्रोवोल्ट भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर एनर्जी दे रखी है 2.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, ठीक है। तो जब भी इलेक्ट्रोवोल्ट और आपको जूल में कन्वर्ट करना हो, इलेक्ट्रोवोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना हो, तो इसका एक तरीका होता है, वो ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रोवोल्ट से जूल में कन्वर्ट करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का, ठीक है बेटा। ये इलेक्ट्रोवोल्ट आता कैसे है, तो देखिए कार्य बराबर आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, W इज इक्वल टू Q इंटू V। मैंने भी बताया आपको W इज इक्वल टू QV, और ये वैसे चैप्टर नंबर 3 में पूरा बताया जाएगा आपको। तो बेटा देखिए यहाँ पर इकाई आवेश, यहाँ पर E वोल्ट है, ठीक है ना, ये आवेश ही है। तो Q की जगह मैंने रखा है E इंटू V, हो गया इलेक्ट्रोवोल्ट, ठीक है। ये किसकी इकाई आ गई, कार्य की, और कार्य ऊर्जा पर में से जो कार्य की इकाई होती है वही ऊर्जा की इकाई होती है। तो इलेक्ट्रोवोल्ट कार्य और ऊर्जा दोनों की इकाई होती है। तो आपको जो सिंपली ध्यान रखना है वो क्या, कि इलेक्ट्रोवोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और अगर जूल को इलेक्ट्रोवोल्ट में कन्वर्ट करना है तो भाग लगा दीजिए 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इसको बॉक्स में लिख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपको ध्यान भी रखना है, ठीक है बेटा। ये ट्रिक है, ठीक है, ट्रिक है। क्या चीज, इलेक्ट्रोवोल्ट को जूल में कन्वर्ट करो तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और जूल को इलेक्ट्रोवोल्ट में कन्वर्ट करना है तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का भाग लगा दीजिए, ठीक है। ये हो गई एक बात। अब जनरली हमारे पास में जूल इकाई के रूप में रहेगा, क्योंकि ऐसा ही जो इकाई है वो जूल है, तो ज्यादातर हमारे जूल में ही काम चलेगा। तो सबसे पहले देखिए 2.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट ऊर्जा के एक अल्फा कण, तो अल्फा कण की ये जो ऊर्जा दे रखी है ये क्या है, देखो ध्यान से पढ़े। 2.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट ऊर्जा के अल्फा कण को स्वर्ण नाभिक से टकराया जाता है, यानी इतनी ऊर्जा से अल्फा कण टकरा रहा है, यानी कुल मिलाकर ये काइनेटिक एनर्जी है। यानी काइनेटिक एनर्जी अल्फा कण की कितनी है, 2.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। तो बेटा इसको जूल में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 2.5 मेगा का मतलब 10 की पावर 6 पता ही होगा, जैसे किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3, मेगा का मतलब 10 की पावर 6, ठीक है बेटा।
गीगा का मतलब 10 की पावर 9, टेरा का मतलब 10 की पावर 12। इस तरह से आपको ध्यान रखना। तो देखिए 2.5 मेगा 10 की पावर 6 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोवोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया जूल में। हल कर लीजिए इसको। 2.5 इंटू 1.6 ये कितना हो जाएगा? 2.5 इंटू 1.6 हो गया 4। ठीक है, आप देखना कहीं गलती हो जाए तो मुझे बताना मत, तो कुछ बच्चे व्हाट्सएप करके बताते हैं सर ये आपने गुणा में गलती कर दिया। ठीक है, कोशिश करता हूँ मैं कि गलती ना करूँ, लेकिन हो भी जाए तो आप खुद उसको रेक्टिफाई कर लीजिए। ठीक है, बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं सिंपली मैथमेटिक्स तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, हो सकती है गलती मुझसे भी। तो 2.5 इंटू 1.6 हो गया 4। 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर -19, तो ये हो गया 10 की पावर -13 जूल। ठीक है, तो 4 इंटू 10 की पावर -13 जूल ये काइनेटिक एनर्जी अल्फा आ गया। ये हमें गिवन है, दिया गया है ये। अब क्या कह रहा है ये? इतनी एनर्जी से टकराया जाता है तो इसके निकटतम पहुंच की दूरी ज्ञात करें। तो बेटा देखिए, आपको कोई फॉर्मूला ध्यान ही नहीं रखना है, आप तो ये ध्यान रखिए कि निकट, आप कॉन्सेप्ट को ध्यान रखें तो आपके सारे फॉर्मूले खुद बन जाएंगे। निकटतम पहुंच की दूरी के लिए करते क्या है? तो काइनेटिक एनर्जी अल्फा बराबर होती है पोटेंशियल एनर्जी अल्फा के। तो काइनेटिक एनर्जी का मान कितना है? 4 इंटू 10 की पावर -13। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? रफ में चाहो तो लिख सकते हो आप। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है U = K Q1 Q2 अपॉन R0। तो ये होता है K की जगह K, Q1 कौन सा नाभिक है? स्वर्ण नाभिक है, तो ZE टकरा कौन रहा है? अल्फा कण, तो 2E R0। अब आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ? डायरेक्ट यहाँ लिख सकता हूँ 2kZe² अपॉन R0। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए बेटा, तो यहाँ पर मैंने लिखा R0 ये पहले तो इसको लिख रहा हूँ, 4 गुणा 10 की घात -13 2kZe² अपॉन R0। हमें निकटतम पहुंच की दूरी ज्ञात करनी, तो R0 2, K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, Z की वैल्यू 79, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का होल स्क्वायर अपॉन ये 4 गुणा 10 की घात -13 नीचे आ जाएगा। इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व तो करना आता ही होगा, थोड़ा सा बता भी देता हूँ मैं। R0 सबसे पहले जो संख्या उनको एक साथ लिख लीजिए। 2 इंटू 9 इंटू 79 इंटू 1.6 इंटू 1.6। ठीक है, स्क्वायर है ना, तो 2 बार लिख दिया। अब जो घात है उनको यहाँ लिख लीजिए। 10 की घात 9, 10 की घात -19 इंटू 10 की घात -19 अपॉन नीचे क्या है? 4 गुणा 10 की घात -13। अब इसको हल कर लीजिएगा। जानते हो ये पावर ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव बन जाएगी। ये पॉजिटिव 13 और 9 22, और यहाँ 10 की घात -38। इसको हल करोगे 10 की घात -16, इनको आपस में काट देना, जो कट जाता है ये आ जाएगा उत्तर मीटर में। ठीक है, 10 की पावर -10 या 10 की पावर -13 इसका कुछ आंसर आता है ये। अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? कॉन्सेप्ट क्या है कि निकटतम पहुंच की दूरी ज्ञात करने के लिए जो एनर्जी दे रखी है इलेक्ट्रोवोल्ट में, सबसे पहले उसको जूल में कन्वर्ट कर लो। जूल में कन्वर्ट करने के बाद में उसको फॉर्मूले में आपको फिट करना है। फॉर्मूला क्या है? काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है किसके? पोटेंशियल एनर्जी के। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 m अल्फा v अल्फा², लेकिन यहाँ पर गिवन है तो बस इसके बराबर रखना। आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इसको खत्म भी करते हैं बेटा। निकटतम पहुंच की दूरी का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कल से एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जैसे आपको प्रश्न दे रखा है 5.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, कितना? 5.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट ऊर्जा के एक अल्फा कण को स्वर्ण नाभिक, स्वर्ण है यहाँ पर, स्वर्ण नाभिक से टकराया जाता है तो निकटतम पहुंच की दूरी याद करें। तो सॉल्यूशन देखिए इसका। सबसे पहले क्या करेंगे? काइनेटिक एनर्जी अल्फा कितनी है? 5.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। इसको कन्वर्ट करा 5.5 मेगा मतलब 10 की पावर 6, इलेक्ट्रोवोल्ट 1.6 इंटू 10 की पावर -19
जूल। इक्वेशन नंबर 1, निकटतम पहुंच की दूरी के लिए, ये ध्यान रखना है आपको बस केवल, निकटतम पहुंच की दूरी के लिए काइनेटिक एनर्जी अल्फा इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी अल्फा। इसका फॉर्मूला ये गिवन ही है, 5.5 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -13 इज इक्वल टू, ठीक है। हाँ, इसका फॉर्मूला होता है 2kZe² अपॉन R0। ये कैसा आया, U इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R0। ये बेटा चैप्टर नंबर 3 में मिलेगा आपको, ठीक है ना। वैसा आपने पढ़ा नहीं है अभी, लेकिन वहां पर आपको पूरा बताया जाएगा। K Q1 Q2 अपॉन R0 आता है, K की जगह K, Q1 की जगह ZE 2E अपॉन R0, तो ये आ जाएगा। अब इसको ऊपर ले आइए, इसको नीचे ले आइए, जो आपको भी बताया गया। मेन बात यहाँ पर ये नहीं है, मेन बात यहाँ पर ये है कि मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है और दोनों को बराबर कर लेना है, R0 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आज का वीडियो लेक्चर बेटा यहीं खत्म होता है। ये निकटतम पहुंच की दूरी कंप्लीट हुई। इसमें या तो डेरिवेशन आ सकता है या कोई न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, ठीक है। कल एक नया टॉपिक पढ़ेंगे निल्स बोर के बारे में, ठीक है ना। टॉपिक भी बता देता हूँ आपको, निल्स बोर के बारे में पढ़ेंगे, उसका मॉडल पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।